क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़याबान उर्दू के सबक नंबर 5 का, और इस सबक का उन्वान है जलती झाड़ी। बच्चों एक कहानी है और हिंदी के मशहूर व मारूफ अदीब निर्मल वर्मा की कहानी है। ये कहानी एक मुसाफिर की नफ्सियाती उलझनों को जाहिर करती है, हमारे अंदर क्या चलता है उन चीज़ों को ये बाहर करती है, उनको जाहिर करती है कि हम जब मुसाफिरी के अंदर होते हैं तो किस तरह की सोचो फिक्र के अंदर डूबे हुए रहते हैं, किस तरह के गुमान, किस तरह के ख्यालात हमारे जहन में पैदा होते हैं। यहाँ बड़ी खूबसूरती के साथ निर्मल वर्मा ने बताया है। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने निर्मल वर्मा की ज़िंदगानी के हवाले से और निर्मल वर्मा की तर्ज तहरीर, खुसूसियात कलाम के हवाले से मालूमात हासिल की है। दूसरे हिस्से और तीसरे हिस्से के अंदर हमने कहानी जलती झाड़ी का मुताला किया है, और इसके बाद चौथा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम इस कहानी से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालातों की मश्क करेंगे, और इस हिस्से का उन्वान है मश्की सवालात। 4 सवाल इस कहानी के अंदर दिए गए हैं, सबक से मुतालिक दिए गए हैं, जिनके जवाबात यहाँ पर शामिल हैं, उनके जवाबात हम हासिल करेंगे। बच्चों सवाल जवाब करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, हर बार बताता हूँ कि जब आप कहानी पढ़ लें, सबक का मुताला कर लें, तो जवाब जो सवाल हैं वो अपनी किताब से आप कॉपी के अंदर लिख लें और ख़ुद ब खुद उसके जवाब लिखने की कोशिश करें। जवाब लिखने के बाद जो आखिर के अंदर सवाल और जवाब वाला हिस्सा आता है आप उसको देखें और उससे अपने लिखे हुए जवाबात का मिलान करें। जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करें। अगर आप पूरी तरह नकल करेंगे तो फिर इससे अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि आपने कितना समझा है और कितना आपको सबक की गहराइयाँ पता चली हैं। तो ये जानने के लिए आप खुद जवाब लिखें और इस हिस्से से जो मश्की सवालात वाला हिस्सा होता है वहाँ से आप सिर्फ जवाबात का मिलान करें, और अगर मिलान सही तरीके से नहीं होता है तो सही आप यहाँ से लिख लें, और वरना आप उसी को ही जो आपने लिखा है अपने उस्ताद को चेक कराएं। तो 4 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। पहला सवाल है, निर्मल वर्मा ने सैरो सियाहत के दौरान मुसाफिर की जिन कैफियत का जिक्र किया है उन्हें अपने लफ्ज़ों में आपको बयान करना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि खुद ब खुद लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जो सवाल का जवाब मांगा जाता है वो इस तरह से मांगा जाता है कि आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा, आपने क्या जाना, वो आपको बताना होता है। यहाँ पूछ रहे हैं कि मुसाफिर की कैफियत का अपने लफ्ज़ों में बयान करना है आपको। अपने लफ्ज़ कौन से? जो खुद के हों। आपका अंदाज़ क्या है, आप किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से आप लिखेंगे, जो आपने देखा है, जो आपने समझा है। इसके लिए आपको कहानी का मुताला करना पड़ेगा। सबक के वो हिस्सा का मुताला करना पड़ेगा कि जहाँ पर कहानी दी गई होती है उसको आप पूरा देखिए, पूरा पढ़िए, और उसके बाद आपको अपने आप जवाब पता चल जाएगा कि क्या जवाब होना चाहिए। तो मुसाफिर की कैफियत का जिक्र करना है। सैरो सियाहत के दौरान मुसाफिर किन चीज़ों को चाहता है, क्या चाहता है कि उसके साथ क्या हो, किस तरह के मामलात, किस तरह की जहनीत उसकी रहती है, ये आपको अपने लफ्ज़ों के अंदर बयान करनी है। बच्चों अजनबी शहरों के अंदर जब मुसाफिर जाता है तो सबसे बड़ी बात यह रहती है कि वो अपनाइयत चाहता है। अपनाइयत की भूख मुस्तकिम बताई गई है। अपने यहाँ पर तो रहती है, खुद के जानकारों के साथ तो वो रहता है तो अपने बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन मुसाफिर का सोचना ये रहता है कि अनजाने शहर में भी कोई मुझे अपना मिल जाए, और अनजाने शहर में कोई अपना मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है, उसके बहुत गर्मजोशी से मुलाकात होती है, बहुत अच्छे से उससे मिलता है। और फिर कोई अनजान आदमी अपनाइयत दिखा दे तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर तो वो सफ़र ही यादगार हो जाता है। हमेशा वो याद रहती है कि उस जगह के ऊपर ऐसा आदमी मिला था कि जो हमें जानने का दावा करता है, जिससे हम कभी मिले नहीं, मुलाकात नहीं करी, लेकिन वो हमें जानने का दावा करता है। लेकिन वो इस तरह से दावा करे कि जैसे वो जानता है, तो वो दावा नफ्सियाती उलझनों को भी बढ़ा देता है, ज़हनी कशमकश को भी बढ़ा देता है। यानी जानकार तो मिल जाएं, लेकिन ऐसा जानकार नहीं मिले जो ये कहे कि तुम यहाँ पर रोज़ आते हो, तुम ये काम रोज़ करते हो, मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ। तो फिर वो सोचो फिक्र कितना डूब जाता है कि मैं तो इस शहर में पहली बार आया हूँ, मुझे इसने कहाँ से रोज़ देख लिया, मुझे इसने कहाँ से इस जगह के ऊपर रोज़ आते हुए पहचान लिया है। वो चीज़ें कशमकश बढ़ाती हैं। तो कैफियत को भी कशमकश बढ़ाने का ज़रिया बताया है, उसकी सोचो फिक्र को भी, कि वो खुद चाहता है कि कोई अपना मिले, लेकिन कोई ऐसा मिल जाए जो बिल्कुल ही अपना हो जाए, बिल्कुल उसको जानकार निकल जाए, तो फिर परेशानी हो जाती है, सोच में डूब जाता है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो बहुत सारी कैफियत का यहाँ पर जिक्र किया है निर्मल वर्मा ने। पूरी कहानी के अंदर उन्होंने अलग अलग जगह के ऊपर, अलग अलग मौके के ऊपर मुसाफिर की क्या हालत होती है, किस तरह की सोचो फिक्र रहती है, क्या वो चाहता है, बड़े खूबसूरती के साथ दिखाया है। देखिए इसका जवाब। निर्मल वर्मा सैरो सियाहत के दौरान मुसाफिर की कैफियत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अपनी मसरूफियात के बावजूद भी मुसाफिर अजनबी शहरों में अपने घूमने फिरने
और ऊब से बचने के लिए पसंदीदा गोशा ढूंढ ही लेता है। कौन सा मुसाफिर? जो कई दिन के लिए रुकने के लिए किसी जगह के ऊपर जा रहा है, तो वो अपने काम के दौरान जो ऊब हो जाती है, उस ऊब से बचने के लिए ऐसी जगह ढूंढ ही लेता है कि जहां वो अपने दिल को, अपने जहन को सुकून दे सके। अपने कल्ब के इत्मीनान के लिए वो उस जगह के ऊपर ज़रूर जाता है और उस जगह के ऊपर वो अपना वक्त गुजारता है। तो ये मुसाफिर के दिल की ख्वाहिश बताई है कि वो ऐसी जगह ढूंढ लेता है और उस जगह के ऊपर वो चला जाता है। और ढूंढ नहीं भी पाता है तो उसकी ख्वाहिश रहती है कि कोई ऐसी जगह उसको मिले कि जहां सुकून और इत्मीनान मिले, जहां कोई जानने वाला नहीं हो, कोई उसको परेशान करने वाला नहीं हो, जहां काम की मसरूफियात नहीं हो, जहां रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो परेशानियां हैं वो परेशानियां नहीं हो। वो जगह मुसाफिर नए शहर में ढूंढ ही लेता है। और फिर उस जगह की वजह भी बताई गई है, और वजह यह बताई है कि अपने शहर के ऊपर अगर अनजान जगहों के ऊपर जाओगे तो कोई ना कोई रोक टोक करने वाला मिल जाएगा, कोई पहचान वाला मिल जाएगा, कोई उस खामोशी को ख़त्म करने वाला मिल जाएगा। लेकिन अनजाने शहर में कोई झिझक नहीं होती, कोई शर्मिंदगी नहीं होती, जहां चाहे जिस राह पर चाहे निकल जाएं। एक जो कैफियत बताई गई है, ये भी बताई गई है कि अनजाने शहर में मुसाफिर की ख्वाहिश होती है कि वो अपने आप को ढीला छोड़ दे और जहां उसका मन लेकर जाए, जहां उसका दिल लेकर जाए, उस जगह के ऊपर चल जाए, अनजानी राहों पर, सुनी राहों के ऊपर निकल जाए, जहां कोई जानकार नहीं हो, कोई जानने वाला नहीं हो। क्योंकि अपने शहर में जाएगा तो शर्मिंदगी होगी, झिझक होगी कि कोई रोक टोक देगा, कोई देख लेगा कि कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अनजाने शहर में कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानकार नहीं है। और वही चीज़ होती है जो मुसाफिर को अपने दिल की कैफियत को सुकून देती है, उसको दिल को इत्मीनान बख्शती है। और फिर बार बार वो उस जगह के ऊपर चले जाते हैं जो जगह ये ढूंढ लेते हैं। मुसाफिर अजनबी शहरों में जहां उन्हें कोई नहीं पहचानता और वो किसी शर्मिंदगी और झिझक के बगैर एक रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर हो लेते हैं। यानी अनजान राहों पर निकल जाने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती, कोई झिझक नहीं होती। मुसाफिर अजनबी शहर में अजनबी लोगों के रोज़मर्रा के कामों के नज़ारे करते हैं। अपने जानकार शख्स ना होने की वजह से उन्हें इन कामों में बड़ा लुत्फ़ आता है। अनजानी राहों पर निकल जाते हैं और अनजाने लोगों को देखते हैं, अनजाने लोगों को उनके रोज़मर्रा के कामों के अंदर मसरूफियत उनकी देखते हैं और फिर उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। क्योंकि अगर वो जानकार होते तो इनको बुलाते, अपने करीब बैठाते, लेकिन दूर से ही उनकी सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उनको इस तरह से देख रहे हैं कि जैसे वो अपनी असली फितरी हालत के अंदर वहाँ पर मौजूद हों। मुसन्निफ बूढ़े मछुआरे की हरकतों को बड़े गौर से देखते हैं और ख़ुद भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, हरकतों में शामिल हो जाते हैं। यहाँ कैफियत का जिक्र हो रहा है तो अजनबी शहर में अजनबी लोगों की हरकतें देखने पर, उनके काम देखने पर और इस तरह से देखने पर कि मुझे नहीं जानता, बड़ा मज़ा आता है। और यही मज़ा मुसन्निफ कहते हैं कि मुसाफिर चाहते हैं, यही लुत्फ़ मुसाफिर चाहते हैं। मुसन्निफ भी जजीरे के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर जो मछुआरा मछली पकड़ने के लिए बैठा हुआ है, बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है, उसके करीब चले जाते हैं और उसको देखते हैं वो क्या कर रहा है। वो खामोशी से अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, मुंह के अंदर पाइप लगाए हुए है, एक तरफ वो देख रहा है, कांटा उसका मछली का पानी के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी तवज्जो वहाँ पर नहीं है, सिगार उसकी बुझ चुकी है। और ये सारी चीज़ें इनको मुतासिर करती हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुसाफिर करता है, कैफियत बताई गई है यहाँ पर। मुसन्निफ कहते हैं कि अनजाने शहर में भी अपनायत की भूख बहुत मुस्तकिम होती है। अनजानी जगह और अजनबी लोगों के बीच अगर कोई शख्स उनसे इस तरह से बर्ताव करे जैसे वो उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हो तो मुसाफिर का वजूद अंदर तक हिल जाता है। यहाँ पर अपनायत की भूख बताई गई है और वो भी मुस्तहकिम बताई गई है, बहुत ज़्यादा मजबूत बताई गई है। बहुत शिद्दत से मुसाफिर ये चाहता है कि कोई उसको जानने वाला मिल जाए। अनजाने शहर में, अनजाने लोगों के बीच में है, लेकिन चाहता है कि कोई उसको जानने वाला मिल जाए। लेकिन अगर कोई जानने वाला मिल जाता है और ऐसा मिल जाता है जो उसको बहुत मोहब्बत के साथ पेश आए, बहुत खुलूस के साथ पेश आए, तो फिर वो इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और भी परेशान हो जाता है। और उसकी अलग ही कैफियत होती है। कब? कि जब अनजान शहर के अंदर अनजाने लोगों के बीच कोई अपनायत जताने वाला आदमी मिल जाता है। निर्मल वर्मा ने 2 अनजान लड़कों का जिक्र किया है जो मुसन्निफ को देखकर खुश होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम आज भी खाली हाथ हो, जबकि मुसन्निफ पहली बार ही उस जगह के ऊपर गए थे। तो ये चीज़ जब हो जाती है तो वो खौफ पैदा कर देती है मन के अंदर। चाह रहे हैं कि कोई अपना मिल जाए, लेकिन अपना इस तरह का मिले, वो कहे कि मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ, तो फिर वो अजीब व गरीब चीज़ हो जाती है। वो ऐसी चीज़ हो जाती है कि जो
मुसन्निफ के अंदर या मुसाफिर के अंदर खौफ पैदा कर देती है। सोचो फिक्र में मशगूल हो जाता है कि मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ, आज से पहले मेरा कभी इस जगह के ऊपर आमद नहीं हुई, नया हूँ इस शहर में, फिर भी ये लोग ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पर हमेशा से आता आया हूँ, हमेशा से यहाँ पर रह रहा हूँ। तो कई तरह के शुबहात, कई तरह की उलझनों के अंदर वो मुब्तला हो जाते हैं। तो ये कशमकश दिखाई गई है और मुसाफिर की कैफियत दिखाई गई हैं कि मुसाफिर अजनबी शहरों में किस तरह की कैफियत से गुजरता है, किस तरह की चीज़ें वो महसूस करता है। सवाल नंबर 2 है बच्चों, अफसाना निगार ने बूढ़े मछुआरे की तस्वीर कशी किस अंदाज में की है? बूढ़े मछुआरे को दिखाया गया है इस कहानी के अंदर। बूढ़ा मछुआरा इस कहानी के शुरुआती वाक़ये के अंदर शामिल है। एक बूढ़ा मछुआरा है, बहुत ज़ईफ़ है, कैनवास की कुर्सी अपने साथ लेकर आता है, उस कुर्सी को नदी के किनारे लगाता है, कांटा है उसके पास मछली पकड़ने का कांटा, चारा लगा के वो पानी में डाल देता है, लेकिन मछली पकड़ना उसका शौक़ नहीं है, सिर्फ वहाँ पर वो वक्त गुजारने आया है, अपनी ज़िंदगी का वो जो घर पर परेशान है या जैसे भी है उस वाक़े को वो, उस चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहता है, इस जगह उस जगह पर मौजूद हो। और फिर जो हमारे मुसन्निफ़ हैं, जो उस वक्त मुसाफिर हैं, वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि वो बूढ़ा उनका ख्याल हो, उनका गुमान हो, लेकिन वो बूढ़ा हकीकतन वहाँ पर मौजूद था और उसकी जो खासियत बताई गई है, उसका अंदाज़ जो बताया गया है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख लें। निर्मल वर्मा बूढ़े मछुआरे की तस्वीर कशी इस तरह करते हैं कि वो बूढ़ा आदमी एक छोटी सी कुर्सी पर बैठा था, कैनवास की कुर्सी थी छोटी, जो अपने साथ ही लेकर आया था बगल में, वो समेट जाती है, समेटने वाली कुर्सी थी, बिल्कुल खामोश, बेहिस्सो हरकत, मुंह में उसके पाइप दबा था जो न जाने कब का बुझ गया था। उसको यही अंदाज़ा नहीं था कि मेरे मुंह के अंदर पाइप है, वो बुझ चुका है। और वो क्यों अंदाज़ा नहीं था? क्योंकि वो कहीं और ख्यालों में गुम था, कहीं और सोचो फिक्र के अंदर बैठा हुआ था, जिसका अपने आसपास की चीज़ों से ध्यान नहीं था, आसपास की चीज़ों के ऊपर उसकी तवज्जो नहीं थी। हाथ में मछली पकड़ने का कांटा था, नदी के किनारे गंदरे पानी में दूर तक डूबा हुआ, वो बहुत दूर से उस जगह मौजूद था, लेकिन उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। उसका ध्यान कांटे की तरफ नहीं था, वो जजीरे से परे शहर के पुल की तरफ देख रहा था, एक मखसूस शय पर अपनी आंखें टिकाए हुए था। मुसन्निफ बहुत कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं कि वो चीज़ देख लें कि बूढ़ा क्या देख रहा है, लेकिन मुसन्निफ उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि इसकी नज़र कहाँ पर है। इस तरह टकटकी लगाकर देखने की वजह से मुसन्निफ को कुछ वक्त के लिए ये गुमान भी होता है कि शायद ये बूढ़ा अंधा हो, लेकिन वो अंधा नहीं होता है, सिर्फ टकटकी बांधे एक तरफ देख रहा है। लेकिन जब उसका जाने का वक्त होता है तो अपना सामान समेटकर वो वहाँ से खामोशी से निकल जाता है। बूढ़ा ही वो शख्स था जो सबसे पहले मुसन्निफ को परेशान करता है, अपनी मुस्कुराहट की वजह से, अपनी हंसी की वजह से। हंसी इसलिए परेशानी की वजह इसलिए बनती है क्योंकि वो इस तरह से देखता है कि जैसे बहुत अच्छे से मुसन्निफ से वाकिफ़ हो, मुसन्निफ को जानता हो, लेकिन हकीकत में वो मुसन्निफ को जानता नहीं था। मुसन्निफ उनके लिए नए शख्स थे, अनजान थे, लेकिन इस तरह से उनसे मिलता है कि वो जानकार हों, तो ये बात मुसन्निफ को परेशान कर देती है। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ बूढ़े के बारे में पूछा गया है कि बूढ़े की तस्वीर कशी करनी है, तो ये यहाँ पर जवाब इसका मुकम्मल हो जाता है, इसे आप लिख लें। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। जजीरे के किनारे और पुल के साथ गुरूब आफ्ताब के जो मनाजिर निर्मल वर्मा ने पेश किए हैं उन पर तबसरा कीजिए। जजीरे के आसपास का जो नज़ारा आपने पेश किया है, गुरूब आफ्ताब का जो नज़ारा पेश किया है, वो नज़ारों पर आपको तबसरा करना है, आपको अपने अंदाज में लिखना है, अपनी बसीरत करनी है कि आपने क्या देखा। निर्मल वर्मा ने पूरी मंजर कशी की है और इस तरह से की है कि जैसे सारी चीज़ें हमें साफ साफ नज़र आ रही हैं। सबक के मुताले के वक्त मैंने आपको कहा था कि धूप को भी एक किरदार के तौर पर साथ में पेश किया गया है। जिस तरह से बूढ़े का किरदार है, 2 अजनबी लड़कों का किरदार है, एक लड़की और एक लड़के का किरदार है, मुसन्निफ खुद एक मुसाफिर की तरह कहानी में मौजूद हैं, उसी तरह धूप भी एक किरदार की तरह वहाँ मौजूद है, झड़ते हुए पत्ते भी एक किरदार की तरह उस कहानी के अंदर मौजूद हैं। तो उनकी खूबसूरती का जो बयान मुसन्निफ ने किया है वो आपको यहाँ पर बताना है। पुल के साथ गुरूब आफ्ताब के जो मनाजिर पेश किए हैं, तो गुरूब आफ्ताब के मनाजिर अलग अलग हिस्सों के अंदर हैं, छोटे छोटे जुमले जगह जगह इस्तेमाल किए हैं, उनको सबको एक जाई किया गया है, एक जगह इस्तेमाल किया गया है। निर्मल वर्मा ने कहानी जलती झाड़ी में जजीरे के किनारे और पुल के साथ गुरूब आफ्ताब के बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नज़ारे पेश किए हैं। मुसन्निफ शाम के वक्त का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैं शाम को जजीरे पर गया, वहाँ पहले से एक बूढ़ा शख्स मौजूद था जो मछली पकड़ रहा था। अब ये गुरूब आफ्ताब से पहले का वक्त है, उस वक्त अच्छी खासी धूप थी,
मुसन्निफ वहां चले गए हैं, बूढ़ा शख्स पहले से ही मौजूद था, 2 बच्चे भी वहां पर बैठे हुए थे जो आग जला रहे थे, पत्ते जला रहे थे। तो पूरा नज़ारा पेश करने के बाद फिर ये सूरज की तरफ आते हैं हम कि सूरज किस तरह से गुरूब हो रहा था। मुसन्निफ कहते हैं कि सामने शहर का सबसे पुराना पुल था, उसके परे नेशनल थिएटर की दीवारें और छत, और बीच में पुल का टावर जो शाम की डूबती रोशनी में झिलमिला रहा था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। ये वैसे के वैसे ही लिखा गया है जो मुसन्निफ की बयानी है, जिस अंदाज में किताब में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उनकी नज़ारा बताया गया है कि पुल के ऊपर सूरज डूबता हुआ कैसा नज़र आ रहा था। वो पुल का टावर शाम की डूबती रोशनी में झिलमिला रहा था, खूबसूरत नज़र आ रहा था। इसके बाद मुसन्निफ लिखते हैं कि पत्थरों पर और टहनियों पर धूप के कुछ टुकड़े बाकी रह गए हैं, शाम कुछ देर बाद इन्हें भी अपने साथ लेकर चली जाएगी। पत्थरों पर, टहनियों पर भी धूप के टुकड़ों का आपने जिक्र किया है, पानी के ऊपर भी उसका टुकड़ों का धूप का जिक्र किया है। पानी के ऊपर गिरते हुए पत्ते तो बह जाते हैं, लेकिन धूप के टुकड़े नहीं बहते हैं। तो मुसन्निफ कहते हैं कि पानी के ऊपर जो टुकड़े मौजूद हैं धूप के, पत्थरों के ऊपर भी कुछ टुकड़े मौजूद हैं, टहनियों पर, पत्तों पर भी धूप के कुछ टुकड़े मौजूद हैं। वो बहेंगे नहीं, ना उनको हवा उड़ाकर ले जा सकती है, ना ही उनको पानी ले जा सकता है। उनको कौन लेकर जाएगा? उनको शाम लेकर जाएगी। शाम थोड़ी देर बाद उनको लेकर यहां से चली जाएगी। और थोड़ी देर बाद ही पुश्ते से कुछ दूर एक बहुत पुराने गिरजाघर के शीशे पर आखिरी धूप का धब्बा चमक रहा था। धीरे धीरे सूरज गुरूब हो रहा है। अलग अलग जुमलों को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग फिक्रों को यहाँ पर मिला लिया गया है। तो सूरज गुरूब हो रहा है। अब गुरूब होते हुए सूरज की जो आखिरी किरण है, आखिरी धूप का चेहरा है, वो गिरजाघर के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि ऊंची इमारतें हैं, उसकी ऊंची मीनारें मौजूद हैं। उसका साया एक डबडबाती सुर्ख आंख की तरह दरिया के बीच चमक जाता था। जजीरे पर डूबते सूरज की पीली और मेली सी लाल फैलियाली फैल गई थी। फिर मुसन्निफ कहते हैं कि धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। शहर की पहाड़ियां अब अंधेरे में डूब गई थी, लेकिन उनके ऊपर पीछे की तरफ जो गिरजाघर था, बड़ा वाला गिरजाघर था, उसके गिरजाघर के मीनार एक नीम फरामोश ख्वाब की तरह हवा में टंगे हुए थे। सूरज के गुरूब होने के बाद उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे एक लहीम शहीम परिंदा उड़ता हुआ अचानक ठिठक गया हो, पहाड़ी और खुले आकाश के दरमियान उसके दोनों पर ऊपर की तरफ मुड़ गए हों और पथरा गए हों खाली हवा में। ये वो चीज़ें हैं जहां पर मुसन्निफ ने गुरूब होते हुए सूरज का जिक्र किया है। यहां पर मैं किताब की शक्ल के अंदर ही आपने सामने लिख दिया है, लेकिन इसे आपको अपनी ज़ुबान के अंदर लिखना है। आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, इस कहानी के अंदर आपने गुरूब होते हुए सूरज को किस तरह से देखा है, वो आप अपने अंदाज में इसको लिखें। और मदद लेने के लिए आप इस जवाब की मदद ले सकते हैं, इसके सही तरीके से आप लिख सकते हैं। यह है बच्चों सवाल नंबर 4। निर्मल वर्मा के इस अफसाने को मुख्तसरन अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। अपने लफ्ज़ों में आपको इस अफसाने को बयान करना है कि इस अफसाने में आपने क्या देखा, आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा। तो बच्चों निर्मल वर्मा की कहानी है ये। निर्मल वर्मा की कहानी जलती झाड़ी हमारे अंदर के दुख को जाहिर करती है। कौन से दुख को? हमारी गहराइयों का वो दुख जो हमेशा हमारे मन के अंदर मौजूद रहता है, हमेशा हमारे वजूद के साथ मौजूद रहता है, जिस दुख से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी हम उस दुख से भाग नहीं सकते, उस दुख से छुटकारा नहीं पा सकते। खूब कशमकश जद्दोजहद हमारे जहन में, हमारे नफ्स में चलती रहती है, हम उसमें फंसे रहते हैं। और वो दुख इतना गहरा दुख है कि खुशियां एक ख्वाब की तरह उस जगह के ऊपर आती हैं। खुशियां एक खिलते हुए फूल की तरह, सूखते हुए सूरज की तरह हमें मालूम होती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ख्वाब ही है जो असल हकीकत हमें नहीं मिल पाती है। वही दुख, वही दर्द निर्मल वर्मा की इस कहानी के अंदर मिलता है। ये कहानी हमारे अंदर तक उतर जाती है, हमारी गहराइयों में जाती है, दिल की गहराइयों में जाकर और उस दुख के ऊपर निशाना साधती है। इस कहानी के अंदर निर्मल वर्मा ने एक मुसाफिर की कैफियत का बयान किया है। अजनबी शहर के अंदर मुसाफिर के साथ जो वाक़यात पेश आते हैं, उन वाक़यात की वजह से वो कशमकश में, जहनी कशमकश के अंदर फंस जाता है, उलझनों में उलझ जाता है, नफ्सियाती उलझन उसकी शुरू हो जाती है और कई तरह की परेशानियां उसकी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि वाक़यात हैरतकुन होते हैं, उन वाक़यात की वजह से उसको अपने वजूद के ऊपर शक होने लगता है, कई तरह के शुबहात के अंदर वो मुब्तला हो जाता है। कभी अपने आप को देखता है, कभी अपने सामने वाले किरदार को देखता है, कभी तो उस किरदार से उसका इतना जुड़ाव होता है कि उसका जाना उसे अपने अंदर खालीपन लगता है, अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है, और कभी वो अपनी पीछे छूटी हुई चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, उसके अंदर वो डूबता जाता है। तो कई तरह की परेशानियां इस कहानी के अंदर दिखाई गई हैं। जो किरदार है, मेन किरदार है, वो मुसन्निफ खुद है,
क्योंकि मुसन्निफ की जो ज़िंदगी है वो उसमें भी आपने सफ़र किया है, यूरोप का सफ़र किया था और तकरीबन 7 साल आप दूसरे मुल्क के अंदर रहे हैं। उसके बाद भी आपने कई मुल्कों का दौरा किया है, अपनी लिखने के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में अलग अलग मुल्कों की आपने सैरो सियाहत की है। तो आपने एक तरह से अपनी सच्चाई बयान की है, ख़ुद की कैफियत को निकाल कर बाहर किया है, इस कहानी के ज़रिए ज़ाहिर किया है। और कहानी इस तरह से बच्चों, मैंने आपको बताई थी कि बूढ़ा शख्स इस कहानी के अंदर आता है, जजीरे के ऊपर मुसन्निफ मौजूद हैं, बूढ़ा शख्स भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन बूढ़ा शख्स आपको देखता है और देख के इस तरह से हंसता है कि जैसे बहुत अच्छे से इनको जानता हो, जबकि मुसन्निफ ने कभी बूढ़े से मुलाकात नहीं की थी, कभी उसको देखा भी नहीं था, लेकिन बूढ़ा उनके सामने इस तरह से पेश आता है कि जैसे बहुत अच्छे से जानता हो। और मुसन्निफ भी बूढ़े के कामों में दिलचस्पी लेते हैं, बूढ़े के साथ उसके करीब आ जाते हैं, इतने करीब आ जाते हैं कि मुसन्निफ कहते हैं कि वो गैर फितरी था, मेरा उसके इतने करीब जाना सही नहीं था, हमें अनजाने लोगों के इतना करीब नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं चला गया था। तो यहाँ पर अपनायत दिखा रहे हैं, लगाव दिखा रहे हैं। लेकिन जब शाम होती है तो बूढ़ा बगैर किसी अपनायत के, बगैर उनकी तरफ देखे, मुसन्निफ की तरफ तवज्जो किए बगैर उस जगह से खामोशी से निकल जाता है। तो मुसन्निफ सोचते हैं कि वो बूढ़ा कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ चला गया था, क्या वो मेरा गुमान था या वो हकीकत थी, या वो वजूद, मेरा खुद का वजूद वहां पर मौजूद था, जो मैं देखता हूं, जो मैं समझता हूं, वही तो बूढ़ा नहीं था। इसी कश्मकश के अंदर ये बैठे हुए हैं, सोचो फिक्र के अंदर मुब्तला हैं। इतने में 2 अजनबी लड़के भी उस जगह के ऊपर आते हैं और वो लड़के आकर उनसे इस तरह से पेश आते हैं कि ये भी उनको जानते हो, और किस शक्ल में, बूढ़े की शक्ल में। 2 लड़कों में से छोटा लड़का कहता है कि तुम रोज यहां पर मछली पकड़ने के लिए आते हो, रोज खाली हाथ जाते हो, आज भी तुम खाली हाथ हो। मुसन्निफ फिर हैरात में पड़ जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, वो बूढ़ा शख्स तो कभी का जा चुका है, मैं बूढ़ा शख्स नहीं हूं। लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं और हैरत से उनकी तरफ देखते हैं कि तुम ही वो शख्स हो जो यहाँ पर रोज मछली पकड़ने के लिए आते हैं, और सबूत के तौर पर जूतों के निशान बताते हैं कि देखो ये तुम्हारे जूतों के निशान हैं, ये बूढ़े के नहीं है, तुम्हारे हैं। और मुसन्निफ को भी ऐसा लगता है कि ये बूढ़ा शख्स कहीं मैं ही तो नहीं था, तो वो भी उन बच्चों के सामने शर्मिंदा होने लगते हैं, अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं, अपने आप के अंदर एक अलग तरह की कैफियत को ये मानते हैं, जानते हैं अंदर। उसके बाद वो लड़के चले जाते हैं। लड़कों के जाने के बाद एक लड़की वहाँ पर आती है, एक शख्स के साथ वहाँ पर आती है, और वो भी मुसन्निफ के साथ इस तरह से पेश आती है कि जैसे मुसन्निफ से वाकिफ़ हो, और मुसन्निफ उनके साथ थे। ये सारे वाक़यात मिलकर मुसन्निफ के जहन को परेशान कर देते हैं, ज़हनी तौर पर परेशान कर देते हैं। मुसन्निफ को उलझन बढ़ जाती है, कश्मकश बढ़ जाती है, और वो परेशानी और कश्मकश की हालत के अंदर उस जजीरे से निकलकर शराब खाने में जाते हैं और वहाँ अपनी रात गुजारते हैं, और अगले दिन उस जजीरे से फ़ौरन निकल जाते हैं, उस शहर को ही हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह हमारी कहानी ये मुकम्मल हो जाती है। तो इंसानी कश्मकश को दिखाया है, अपनायत की भूख को दिखाया है, अनजाने शहर के अंदर मुसाफिरी की कैफियत को दिखाया गया कि मुसाफिर क्या सोचता है, क्या वो चाहता है, और मुसाफिरी कैफियत के साथ हमारी जहनी और नफ्सियाती कश्मकश को भी जोड़ दिया है कि हम क्या चाहते हैं, और कहानी अपनी तकमील की तरफ चली जाती है। जवाब बच्चों आपको उसको लिखना है। निर्मल वर्मा की कहानी जलती झाड़ी सैरो सियाहत की एक ऐसी कहानी है जो पुरअसरार वाक़यात से भरी हुई है और एक आम शख्स को बेचैन कर देने वाली कैफियत रखती है। जिस तरह से मुसन्निफ बेचैन हुए, उसी तरह से अगर कोई और शख्स भी होता तो वो भी बेचैन हो सकता था। इस तरह के वाक़यात, इस तरह के हादसा पेश आते हैं तो हम परेशान होना लाजमी है, परेशान हो ही जाते हैं। कहानी में एक शख्स है जो अजनबी शहर में अजनबी जगह पर बैठा हुआ है, उसके साथ अजीब वाक़यात पेश आते हैं। उस शख्स को कुछ लोगों के रवैये से ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग उससे वाकिफ़ हैं। कौन कौन से शख्स आते हैं मैंने बताया आपको, बूढ़ा शख्स आता है, अजनबी लड़के आते हैं, एक लड़की एक शख्स के साथ आती है, वो भी इस तरह से मिलती है कि जैसे इनको जानती हो। जजीरे पर बूढ़ा शख्स जो मछली पकड़ने के लिए बैठा है वो मुसन्निफ को देखकर मुस्कुराता है और फिर इस तरह से जाहिर करता है कि जैसे वो मुसन्निफ को जानता हो, लेकिन बात करना नहीं चाहता, और जब जाने का वक्त आता है तो खामोशी से बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ उनकी तरफ ध्यान दिए वहाँ से निकल जाता है। इसी जजीरे पर खेलने के लिए 2 मासूम बच्चे आते हैं जो मुसन्निफ को पहचान कर मछली पकड़ने वाला बूढ़ा शख्स करार देते हैं, कहते हैं कि तुम तो वही हो जो रोज़ मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर आता है। मुसन्निफ इनकार करता है, लेकिन वो लड़के बेएतबारी जाहिर करते हैं। जजीरे पर मुसन्निफ मौजूद है और शाम धीरे धीरे रात में तब्दील हो जाती है। रात के वक्त वहाँ एक लड़का और लड़की आते हैं। वो दोनों झाड़ियों के पीछे एक दूसरे की सरगोशियों में गुम रहते हैं, एक दूसरे की कानाफिसियों में लगे रहते हैं। कुछ आवाज़ें भी झाड़ियों में से आती हैं।
थोड़ी देर बाद लड़की मुसन्निफ के पास आकर बैठ जाती है, झाड़ियों में से निकलती है और अपने कपड़े ठीक करती हुई मुसन्निफ के करीब ही आ जाती है और वहां पर ये बैठ जाती है और मुसन्निफ से झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इस तरह बातें करती है जैसे झाड़ियों में उस लड़की के साथ मुसन्निफ ही थे। वो कहते हैं कि तुम मुझसे पहले, मैं यहां पर निकल कर आई हूं, तुम मुझसे पहले यहां पर पहुंच गए हो। मुसन्निफ कहते हैं कि मैं वो नहीं था जो जिसके साथ तुम थी, मैं कोई और हूं। लेकिन ये लड़की भी नहीं मानती, ये भी यही कहती है कि वो तुम ही थे। इन वाकयात का मुसन्निफ के जहन पर गहरे तासुरात होते हैं। वो बदहवासी के आलम में वहां से भागकर शराब खाने जाते हैं और शराब में डूब जाते हैं। इसी बदहवासी के आलम में अगले दिन हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ देते हैं। इस अफसाने में निर्मल वर्मा ने एक मुसाफिर की मुख्तलिफ कैफियत और जहनी कशमकश को जाहिर किया है। निर्मल वर्मा की यह कहानी हमारे अंदर तक जाती है, साथ ही हमें भी अपने अंदर जाने के लिए कहती है। हमारे पास बहुत सारी उदासी और नाउमीदियों से भरा गहरा खला है, जहाँ खुशी एक ख्वाब की तरह है। एक बालिग आदमी की मुसीबत और तनासुब को कहानी का मरकज़ी ख्याल बनाया गया है। उसी के ज़रिए कहानी को आगे बढ़ाया गया है, कैफियत बताई गई है और यही जदीद तर्ज की कहानी होती है। जदीद तर्ज की बच्चों, मैंने कहानी आपको बताई थी कि तरक्की पसंद अदब के अंदर, तरक्की पसंद तहरीक में इस तरह की कहानियाँ लिखी जाती थी जो समाजी मसलों को उठाए, इंसान के मसलों को उठाए, माशी और समाजी हालात को जाहिर करे। वहाँ पर जहनी बातों की बात नहीं होती थी, जहनी कशमकश का हाल नहीं बयान किया जाता था। लेकिन जब जदीद तर्ज के अफसाने आए, जदीद तर्ज की कहानियाँ आई, उन कहानियों में और अफसानों में इंसानी जिस्मानी कमज़ोरियों को निशाना बनाया गया, जहनी कशमकश को निशाना बनाया गया, नफ्सियाती कशमकश, नफ्सियाती उलझनों को कहानियों के ज़रिए जाहिर किया जाने लगा। और ये उसी तरह की कहानी है जिसके अंदर इंसान के जहनी और नफ्सियाती कशमकश को दिखाया गया है, जहनी सोचो फिक्र को, तनासुब को, तनाव को दिखाया गया है कि हम हमारी ज़िंदगी किस तरह तनाव के अंदर गुजर बसर करते हैं। ये बच्चों सवाल नंबर 4 का जवाब है, जिसको आपको लिख लेना है। और यहाँ पर हमारे चारों सवालों के जवाब भी मुकम्मल हो गए हैं, सबक भी हमारा मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर, अगले वीडियो के अंदर एक नए सबक के साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।